बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पहली यूनिट जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति, क्षेत्र और विशेषता पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम। उपागम दो प्रकार के बताए गए हैं, आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम। उपागम को दृष्टिकोण भी कहते हैं। दृष्टिकोण यानी जो विचारक आदर्शवादी को अपनाना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं उनका नजरिया। तो उपागम और दृष्टिकोण दोनों एक ही है। तो दो भाग बांटे जाएंगे, आदर्शवादी और यथार्थवादी। आज हम पढ़ेंगे आदर्शवादी उपागम। तो आदर्शवादी उपागम 18वीं शताब्दी से पूर्व तक इस उपागम को मान्यता प्राप्त हुई थी। यानी पहले मान्यता हुई थी, जैसे पहले पुराने ईसा पूर्व पहले देख लो आप, पहले भी जैसे कि प्लेटो कल्पनावादी था। आदर्शवादी कल्पनावादी भी है। वो कल्पना करके कि ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा करोगे तो ये होना चाहिए, तो वो कल्पना में जीते। वो फैक्ट, सिद्धांत, लिखित तर्क वगैरह नहीं देते। तो आदर्शवादी का ये है कि इनका वास्तविक विकास युद्ध के बाद हुआ है। यानी पहले तो ये उपागम मान्यता प्राप्त हुई थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब आदर्शवादियों ने, जो समर्थक है वुडरो विल्सन, जर्मन, नोएल बेकर और जेम्स शॉर्टवेल, ये सब इनके समर्थक थे। उन्होंने कहा कि युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ तब उन्होंने सोचा कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा नहीं होगा। वो चाहते हैं कि न तो युद्ध होना चाहिए, न शक्ति ज्यादा संघर्ष होना चाहिए शक्ति के लिए, न ही कोई आपस में विवाद करे। बस उनके आदर्शवाद का ये मानना था सिर्फ शांति कायम करना, उसके लिए युद्ध को त्यागना पड़ेगा। सब विचारकों ने अलग अलग कहा। कुल मिलाकर आदर्शवादी एक नैतिकता और विवेक और शिक्षा को महत्व देगा। कह रहा है कि नैतिकता बढ़ती जाए, एक देश दूसरे देशों से नैतिकता बढ़ते, विवेक से काम ले, कोई युद्ध न हो, किसी का हानि न हो, और शिक्षा द्वारा यानी शिक्षा पर जोर दिया जाए। तो शिक्षा के जोर पर ऑटोमेटिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे। तो आदर्शवादी ये सब मानते थे। और लोगों के कल्याण के लिए युद्ध जरूरी नहीं है, वहां पे शांति जरूरी है। और शांति के लिए, लोगों के कल्याण के लिए तीन बातों का उन्होंने जोड़ दिया, विवेक, नैतिकता और शिक्षा द्वारा। इसके द्वारा ही लोगों का कल्याण हो सकता है। और बार बार ये सोचने लगे आदर्शवादी के क्या होना चाहिए, इसके द्वारा ये हो सकता है। तो ये हुआ आदर्शवादी उपागम। ये उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल समस्या के समाधान के लिए तीन बातों पर बल दिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय में जटिल समस्या चल रही थी। कब? प्रथम विश्व युद्ध जब चला तो आपस में समस्या चल रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे मनाए जाए, और कैसे बार बार युद्ध, एक युद्ध हुआ फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो युद्ध को समाप्त करने के लिए, नैतिकता को लाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए ऐसे लोग नैतिकता बरते ताकि एक देश दूसरे देशों से अच्छे से संबंध कर सके। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जटिल समस्या को समाधान के लिए तीन बातों पर बल दिया। किसने दिया? आदर्शवादी के विचारकों ने, जो आदर्शवादी उपागम कहलाया। उपागम यानी दृष्टिकोण। तो पहले समस्या सुलझाने के लिए क्या, उस देश को क्या करना चाहिए, वो है, पहली बात है, राष्ट्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिकता पर चलना, परंपरागत शक्ति को राजनीति से दूर रहने का प्रयास करना। यानी पहले पुराने जमाने में, इतिहास में भी देख लो आप, पुराने राजा वगैरह सब हमेशा युद्ध पर ध्यान देता था। तो ये कह रहे हैं कि जो परंपरा से चली आई युद्ध, एक दूसरे देश पर आक्रमण करके उनका साम्राज्यवादी यानी उनका खुद का क्षेत्र में मिलाना, तो ये सब बातें बंद करनी चाहिए और नैतिकता पर जोर देना चाहिए। पुराने मुसोलिनी, हिटलर, ये युद्ध के बलबूते पर वो अपना साम्राज्यवादी फैला रहे थे, शक्ति के बल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे और साम्राज्यवादी यानी क्षेत्र को दूसरे में अपने में मिला रहे थे। तो ये कह रहे हैं आदर्शवाद कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परंपरावादी शक्ति को राजनीति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और वहां पे व्यवहार और नैतिकता बरतनी चाहिए, तभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा
हो सकता है। तो ये आदर्शवाद का था। दूसरा था समस्या सुलझाने के लिए सर्वाधिकारीवाद शक्ति राजनीति ऐसे दलों को समाप्त करना। सर्वाधिकारी यानी सबसे ज्यादा शक्ति किसी एक दल में हो या फिर एक राजा तानाशाह वगैरह ऐसा, तो इनको समाप्ति करना चाहिए और वहां पर ऐसा शासन कायम होना चाहिए जो लोगों के हित के लिए कार्य कर सके, यानी लोकतंत्र, और लोगों के पसंद का ही दल बनाना चाहिए और जो दल शासन कर रहा है वो लोगों के हित के लिए कार्य करे। और किसके द्वारा? नैतिकता द्वारा। तीसरा बताया इन्होंने विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को दफना देना, यानी पूरे विश्व की सरकार बना। एक तो हर देश की अलग अलग सरकार बनाई जाती है जैसे जनता की, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक अलग से हटके कुछ राष्ट्रीय संघ जो बना था पहले, फिर बाद में संयुक्त राष्ट्रीय संघ बना, वो बाद की बात है, राष्ट्रीय संघ बना था इसके आदर्शवाद के दृष्टिकोण के अनुसार। तो विश्व की सरकार होनी चाहिए, विश्व की सरकार होगी तो पूरे विश्व का फैसला ये सरकार करेगी, तो वो किसी का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे कि किसी दो देशों के बीच में युद्ध हो और तीसरा कोई देश करे तो देश भेदभाव रख सकता है, जिसके इनके अंडर में है तो वो उनका ही समर्थन करेगा। तो आदर्शवादी कह रहे कि विश्व सरकार की स्थापना हो, यानी वो सरकार ऐसी हो जो हर किसी देश को एक नजरिए से देखे और वो क्या करे, उनका फैसला करे और नैतिकता बरते और एक देश दूसरे देशों से हमेशा करीब रहे। कुल मिलाकर पूरा विश्व शांतिपूर्ण नैतिकता व्यवहार की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए, युद्ध को बिल्कुल तरह से त्यागने के लिए कह रहे। तो ये हुई उनकी आदर्शवादी उपागम की बात है। आदर्शवाद की उपागम की दृष्टि से तो ये बात है, लेकिन इनके विरोध में एक नया आया उपागम यथार्थवादी उपागम, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब ये यथार्थवादी क्यों आया, क्योंकि इनकी आलोचना हुई, कब हुई? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जाना के युद्ध से बहुत ही जन धन हानि होती है, संबंध बना नहीं सकते, अंतर्राष्ट्रीय जो गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर रह जाएगा, शक्तिशाली बनते जाएंगे और से अपने फायदे के लिए युद्ध करते जाएंगे। तो ये सब सामने बातें प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये चलने लगे। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945, तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो आदर्शवादी चुपचाप बैठ गए। क्या अब इतना करने के बाद, उपागम आदर्शवादी अपनाने के बाद, इतने शोध करने के बाद भी युद्ध को टाल नहीं सके। इसके बाद शीत युद्ध चला, ऐसे युद्ध चलते रहे। अभी भी ये है उपनिवेशवाद बन के आया और उन पर शासन थोप दिया। तो ये है कि जब आदर्शवादी ये विचार कर रहे थे, लेकिन लोग इतने सालों के बाद वापस दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो यथार्थवादी उपागम आया कि युद्ध शांति और नैतिकता से कुछ नहीं होगा, व्यवहार से आखिर में युद्ध करना ही पड़ेगा। तो आदर्शवादी उपागम की आलोचना हम पढ़ेंगे कल। फिर बाद में कैसे उद्भव हुआ यथार्थवाद का, जो शक्ति और संघर्ष के बल पर राजनीतिक संबंध हो रहे हैं। इसके समर्थक में वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जीर्मन जो राष्ट्रीय संघ का समर्थन किया था उस समय कि विश्व की सरकार एक बनेगी जो हर देश को शांति कायम और नैतिकता देने के लिए कहेगी और एक देश दूसरे देशों से संबंध बनाएगी। नोएल बेकर ने कहा कि निशस्त्रीकरण का शोध, उन्होंने निशस्त्रीकरण पर शोध किया। शोध ये किया कि हथियारों को पूरी तरीके से त्यागना, तो ना हथियार रहेंगे नहीं युद्ध होगा। तो इन्होंने शोध किया निशस्त्रीकरण पे। जेम सॉफ्टवेयर ने युद्ध को अवैध घोषित कर दिया कि युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए। आदर्शवादी के दूर दूर तक ये है कि युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए और युद्ध के बलबूते पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बना सकते। तो ये सब बात आदर्शवादी उपागम में देखी गई है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवादी उपागम आया, इनके विरोध में जो उन्होंने क्या कहा, कल तो हम आदर्शवादी के उपागम की आलोचना पढ़ेंगे कि ये आलोचना हुई तभी यथार्थवाद का उद्भव हुआ। ठीक है बच्चों, कल पढ़ेंगे हम आदर्शवादी उपागम की आलोचना। बाय।